हमें हमेशा से पता था हमारा सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था हमारे, वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था हमारा। हम फर्स्ट यह सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं ना, विबग्योर पढ़ा होगा। ये जो हम पढ़ते हैं इंद्रधनुष के 7 रंग, ये एक काफी बड़ा झूठ है, साइंटिफिक झूठ, जिसकी बात करेंगे आगे। सूर्य के मंदिर में जाके देखिए कितने घोड़े हैं सूर्य के? 7 ही है ना। तो हमें हमेशा से पता था, मगर हमारे दिमाग में आके ये भरने का प्रयास किया जाता है, जैसे आपने साइंस बताई, सारे उसमें हमारे 7 ही रंग हैं। हम फर्स्ट। हमें हमेशा से पता था, हम सबसे पहले जानते थे। ये सुधांशु त्रिवेदी साहब का सिग्नेचर स्टाइल है। बताओ ना, क्या बताऊंगा? बताओ। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता, उन लोगों ने बताया था। हमारे यहाँ किसी मंदिर में जाइए, दक्षिण भारत के मंदिर में जहां 9 ग्रह बने हैं, सूर्य सेंटर में है और सब घूम रहा था। इसकी भी बात करेंगे। बहुत बड़ा मिथ है ये कि हमें सबसे पहले पता था, बाकियों को नहीं पता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान, विकास और गौरव तीनों का प्रतीक है। इसमें हिंदुत्व भी है और विकास भी है। तो ये हैं अनऑफिशियल स्यूडो साइंस मिनिस्टर सॉरी सुधांशु त्रिवेदी। ये जो एक एक लाइन इस रील में बोल रहे हैं, उस एक एक लाइन की बात करेंगे। आप लोगों ने रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करके कमेंट सेक्शन भर दिया कि सुधांशु त्रिवेदी साहब पर एक वीडियो बनाया जाए। वी नीड सुधांशु त्रिवेदी फुल इंस्टाग्राम एपिसोड। सुधांशु त्रिवेदी। तो लीजिए, बना दिया हमने उन पर भी एक एपिसोड। हालांकि उनकी जितनी भी सूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन है, उसकी बातें हम अपने पुराने एपिसोड्स में बहुत बार कर चुके हैं। हमारा जो जॉइंट चैनल है लॉजिकल रिएक्शन, उस पर भी कई बार कर चुके हैं। पर यहाँ पर कुछ और रील्स की बात करेंगे जिनको हमने अभी तक नहीं लिया है। तो ये है स्पेशल एपिसोड सुधांशु त्रिवेदी जी के स्यूडो साइंस को उजागर करने के लिए। तो क्यों कह रहे हैं हम कि ये 7 रंग इंद्रधनुष सबसे बड़ा झूठ है? ये जो विबग्योर हमें पढ़ाया जाता है, हमें से कुछ लोगों को लग सकता है कि ये हमेशा से ऐसा ही था। तो इसकी शुरुआत होती है एंशिएंट ग्रीस से, जहां पर एरिस्टोटल का मानना था कि सूर्य की किरणों में 5 ही कलर होते हैं। एरिस्टोटल ही नहीं, चाइनीज स्कॉलर्स भी यही माना करते थे कि सूर्य की किरणों में 5 ही रंग होते हैं। हालांकि चाइनीज और ग्रीक दोनों अलग अलग रंगों को देखा करते थे, बट जनरल बिलीफ यही था कि 5 रंग होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। यहां पर आते हैं न्यूटन भाई साहब। जब उन्होंने अपनी किताब लिखी ऑप्टिक्स सन 1704 में, तो उन्होंने भी पहले 5 रंग ही डिस्क्राइब किए थे, जो ट्रेडिशनली चलन था तब से। पर उन्होंने अचानक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखा कि म्यूजिक में तो 7 नोट होते हैं, समुद्र भी 7 हैं, कॉन्टिनेंट भी 7 हैं, तो रंग भी 7 ही होने चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 कलर हों। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐड कर देता हूं 2 और रंगों को, बोनस, और अब टोटल रंग हो जाएंगे 7। तो अब नया एडिशन हो गया इंडिगो को और ऑरेंज का, और तभी से हम पढ़ रहे हैं विबग्योर। 7 रंग हैं सूरज के। कई साइंटिस्ट तो इंडिगो को असली रंग मानते भी नहीं है, बेचारा, उसे ट्रांजिशन माना जाता है ब्लू और वॉयलेट के बीच का। और कुछ साइंटिस्ट तो उसको एंटायरली स्किप कर देते हैं और रेनबो को 6 रंगों का ही बताते हैं। पर स्कैम ये नहीं है साहब, स्कैम ये है कि जो सनलाइट है वो 7 रंग, 5 रंग या 10 रंग नहीं है। सनलाइट जो हमें सूर्य से दिखती है, वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। उसमें जितने भी रंग आपको दिखते हैं वो डिस्टिंक्ट कलर नहीं है, वो बैंड है कलर्स के। अगर अभी भी आप प्रिज्म के थ्रू सनलाइट को अगर पास करवाएंगे, आपको बैंड नहीं दिखेंगे क्लियर रंगों के बीच में, ये रंग ऐसा, ये रंग ऐसा। आपको डिस्टिंक्ट एक ट्रांजिशन दिखेगा हर एक रंग से दूसरे रंग के बीच में। तो ये बिल्कुल नहीं है कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। ये हमारा ब्रेन है जो उसे ऐसे परसीव कर रहा है, क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा है। और रंगों का झमेला तो और भी ज्यादा है कि हमें वो रंग दिखता है जो किसी वस्तु ने रिजेक्ट कर दिया होता है। यानी कि अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे इस बॉटल को देख रहे हैं, तो इस बॉटल ने सभी रंग एब्जॉर्ब कर लिए हैं, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ब्लैक दिख रही है। और बाकी अगर कोई रेड चीज है तो वो रेड कलर को आपकी आंखों पर फेंक रही है, बाकी सब कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो कलर रिजेक्ट हो रहा है वही आपकी आंखों को दिख रहा है। तो ये है पूरी कलर्स की धोखाधड़ी जो न्यूटन साहब ने की हमारे साथ। उन्होंने दुनिया को बहुत सारी चीजें दी, ग्रेविटेशनल का सिद्धांत दिया,
कैलकुलस जैसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट दिया जैसे सब बच्चे चिढ़ते हैं, पर उन्होंने साथ में पूरी दुनिया को ट्रोल भी किया इंद्रधनुष को 7 रंगों का बनाकर। उसी 7 रंगों के इंद्रधनुष से कुछ लोग उसको रिप्रेजेंट करने लगे हैं कि जो 7 रंग हैं इंद्रधनुष के, वो 7 घोड़े हैं सूर्य भगवान के। मान लीजिए अगर न्यूटन साहब ने वो 2 कलर ऐड नहीं किए होते तो क्या हम उन 7 घोड़ों को 5 घोड़े बनाते या कुछ और, आई डोंट नो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और ये 7 घोड़े जो बता रहे हैं सुधांशु साहब, वो सिंबॉलिक टर्म्स में उसको ले लिया जाए तो वहां तक वो ठीक है, पर अगर उसको एग्जैक्ट टर्म्स में लेंगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा। अब इस वीडियो के सबसे बड़े क्लेम की तरफ हम चलते हैं। 2 तरह की चीजें मानी जाती रही हैं हिस्टोरिकली, एक था हीलियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक था जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर में है और सभी चीजें सूर्य से लेकर चंद्रमा से लेकर बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चक्कर काटते हैं, जिसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक मॉडल। अब दूसरा मॉडल जो है वो है हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल बताता है कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है सन और उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं अर्थ, मून और बाकी सारे प्लैनेट। अब नो पॉइंट्स फॉर गैसिंग, हीलियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू सही है, साइंटिफिकली एक्यूरेट है कि सारे सोलर सिस्टम में सन कैन बी रिगार्डेड इन द सेंटर और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड है। जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें अर्थ सेंटर में है और बाकी सारे चीजें उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो गलत है। अब सुधांशु सर के हिसाब से हमें सबसे पहले पता था कि जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू गलत है और हीलियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू सही है। ये क्लेम करना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि जितने भी एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी की बुक्स हैं और कुछ पुराणों में भी जियोसेंट्रिक मॉडल को दिखाया गया है, जियोसेंट्रिक मॉडल को सही बताया गया है। और ये सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में, ग्रीक, मेसोपोटामिया, चाइनीज, मायन, जितनी भी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारे साथ, अगर हम अपने आप को भी सबसे एडवांस कंसिडर करें तो ये जितनी भी इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन थी वो सभी जियोसेंट्रिक मॉडल को ही माना करते थे कि अर्थ सेंटर में है और सूर्य और बाकी चीजें हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये साफ साफ जहां जहां से मैंने रेफरेंसेस लिए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। इससे पहले भगवत पुराण श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 21 श्लोका 7 to 9 ये बताते हैं कि सन मूव्स अराउंड माउंट मेरू एट द सेंटर ऑफ जम्बू द्वीप, इट ऑर्बिट्स द अर्थ इल्यूमिनेटिंग द डायरेक्शन सीक्वेंशियली। ये सीधा सीधा डिस्क्राइब करता है एक जियोसेंट्रिक मॉडल को। यहां पर माउंट मेरू कंसिडर किया गया है एक कॉस्मिक एक्सिस जिसके अराउंड में सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं। ऐसे ही विष्णु पुराण के कैंटो 2 चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 4 में लिखा हुआ है, द अर्थ कंपोज्ड ऑफ 7 आइलैंड्स is fixed at the center. The sun, moon and stars revolve around it, moving through the firmament in their respective paths. यानी कि यहाँ पर अर्थ को स्टेशनरी डिस्क्राइब किया गया है। सन, मून और स्टार मूव करते हैं अर्थ के अराउंड में, जो इंडिकेट करता है एक जियोसेंट्रिक मॉडल। ऐसे ही मार्कंडे पुराण में 54:12 to 18 ये बताता है, द सन मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ द स्काई, जो हमें दिखता था साफ साफ, never straying from its orbit. It illuminates the earth while moving around it, just as a lamp moved in a circle lights up a room. ये एक मेटाफर है, strongly suggest करता है fixed earth with moving sun. ऐसे ही और भी जितनी ancient astronomical texts हैं उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। जैसे सूर्य सिद्धांत के चैप्टर 12 वर्स 12 में लिखा हुआ है, द अर्थ इज फिक्स्ड इन स्पेस, द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द सन रिवॉल्व अराउंड इट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, कि अर्थ फिक्स है और रीइंफोर्स करता है जियोसेंट्रिक मॉडल को। सूर्य सिद्धांत के चैप्टर 1 वर्सेस 6-7 में लिखा हुआ है, द हेवंस रिवॉल्व फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द स्टेशनरी अर्थ एंड द सेलेस्टियल बॉडीज आर फिक्स्ड इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये डिस्क्राइब करता है एक सेलेस्टियल स्फीयर कॉन्सेप्ट को, टोलेमी के एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट के जैसे। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो ब्रह्मगुप्ता ने लिखा था 628 CE में, वो बताता है कि द अर्थ डज नॉट मूव, इफ इट मूव्ड पीपल, माउंटेन एंड ओशन वुड फॉल ऑफ, द सन एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। इसमें एक ही एक्सेप्शन है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट
सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि जियोसेंट्रिक मॉडल वर्क नहीं कर सकता, हीलियोसेंट्रिक ही होना चाहिए। अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम या यूनिवर्स। तो अपनी किताब के चैप्टर 4 वर्स 6 में वो लिखते हैं, जस्ट एज अ पर्सन ऑन अ बोट परसीव्स द ट्री एज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो टू डज द स्काई अपीयर टू मूव व्हाइल द अर्थ रोटेट्स। ये सजेस्ट करता है अर्थ का रोटेशन बट नॉट हीलियोसेंट्रिसिज्म। अगर किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो वो आर्यभट्ट को, ना कि उनसे पहले के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं या एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट हैं उनको। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारा कल्चर महान था, हमारा कल्चर महान है और रहेगा, बट उसके लिए हमें हम फर्स्ट वाली फिलॉसफी को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमें फैक्ट्स को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है अपने साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की, अपने साइंटिफिक इंटेलेक्ट को बढ़ाने की। मैं किसी भी चीज का डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ फैक्ट की, एविडेंस बेस्ड बातों की, ना कि किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देना सिर्फ ये बताने के लिए कि हम फर्स्ट थे। अभी कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में मदर सिस्टर करने, पर ये तो होता ही है। जो सुधांशु जी से और जनरल कंसेंसस से अग्री नहीं करे वो एंटी नेशनल बन जाता है, देशद्रोही बन जाता है, धर्म विरोधी बन जाता है, बट दैट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बॉटम लाइन ये है कि जो सूर्य के 7 घोड़े डिपिक्ट किए गए हैं वो एक कल्चरल सिंबोलिज्म है। उसको हम एग्जैक्ट साइंटिफिक चीज की तरह ना देखें, क्योंकि ऐसा है नहीं जैसा हमने अभी डिस्कस किया। एक और चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि क्यों सुधांशु जी का स्यूडो साइंस ज्यादा खतरनाक है बाकी जितने भी संत मौलवी पादरी स्यूडो साइंटिफिक बातें करते हैं उससे। क्योंकि सुधांशु जी को थोड़ा बहुत साइंस आता है, और जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत साइंस आता है वो उसे तोड़ मरोड़ कर ऐसी गुगली फेंकता है स्यूडो साइंस की कि अच्छे अच्छे लोग उसको नहीं पकड़ पाते। और आप कमेंट भी देखेंगे इन सारी रील्स में, तो आपको अधिकतर कमेंट्स या तो सपोर्ट में या ऐसे हाथ जुड़े हुए या झंडे लगे हुए इस तरह के कमेंट दिखेंगे। एक भी इस तरह का कमेंट नहीं दिखेगा जो इस चीज को सही प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सुधांशु जी जैसे लोग आपको राइट लेफ्ट सेंटर कंफ्यूज करके रखते हैं आपके करियर के लिए, तो रीच आउट टू मी। आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, सर्टिफाइड करियर गाइडेंस कोच। मैं आपके करियर को स्ट्रीमलाइन करने में, सही करने में, थोड़े आपके डाउट्स क्लियर करने में पूरी हेल्प कर सकता हूं। आपके करियर को रीशेप करने में हेल्प कर सकता हूं। आपको पूरा एक पाथवे, क्लियर एक्शन प्लान दे सकता हूं, जैसा मैंने हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी किया है। रीच आउट टू मी। माई ईमेल इज logicalproject1@gmail.com, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है पोर्टल उस पर क्लिक करके भी सेशन बुक कर सकते हैं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना आ रहा है ना, जनवरी। हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे है आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो, मगर 4 महीने ऐसे जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश लेजर आइज तो संस्कृत में। जब 12 ज़ोडिएक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्तंबर है, व्हाट नॉनसेंस। अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। और जिनको मेरी बात के लोग तालियां बजा रहे हैं, इसका मतलब सत्य होगा। नो पर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ सच है तो जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों? इसका साफ है कि जैसे हमारा जिस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है मार्च के महीने में, सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। अगेन हम फर्स्ट। और यही सुधांशु सर की स्ट्रेटेजी है कि लोगों को इन्हीं सब में उलझा कर रखो। हम फर्स्ट, हम सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ, इस सब में उलझा कर रखो ताकि लोग असली मुद्दे जो हैं उनसे भटक जाएं। बाकी नेता भी अलग अलग प्रकार से अपना रोल अदा करते हैं, वैसे ही सुधांशु जी भी इस तरह की चीजों में लोगों को भटका कर रखते हैं। स्यूडो साइंस का डिपार्टमेंट, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, उन्हीं के पास में है। तो शुरुआत करते हैं पूरी दुनिया के कैलेंडर्स को देखकर कि क्या मार्च में हमारा शुरू होता है तो बाकी सबका कैलेंडर कब शुरू होता है। मॉडर्न ग्रेगोरियन कैलेंडर को बेस बनाकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जूलियस सीजर से पहले जो रोमानियन कैलेंडर था वो मार्च से ही स्टार्ट हुआ करता था। तो जब जूलियस सीजर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम फर्स्ट। बाकी दूसरे कैलेंडर जैसे ईरानियन कैलेंडर, जैसे नवरोज या नवरज कहा जाता है, वो भी मार्च से स्टार्ट होता है, जो पारसी न्यू ईयर की शुरुआत मानी जाती है। ये ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में यूज किया जाता है। ऐसे ही बालिनीज
साक, जिसे शाक कहते हैं हिंदू धर्म में, वो भी मार्च से शुरू होता है, क्योंकि जो बाली का ट्रेडिशन है वो हिंदू ट्रेडिशन है। हालांकि चाइनीज कैलेंडर मार्च से स्टार्ट नहीं होता, बट अर्लियर जो ट्रेडिशनल चाइनीज कैलेंडर है, जो जिया डायनेस्टी के टाइम पर हुआ करता था, वो मार्च के आसपास में ही स्टार्ट हुआ करता था। इसी तरह से बर्मीज कैलेंडर, यानी कहने का अर्थ ये है कि ऑलमोस्ट दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताएं जो हैं वो मार्च में ही शुरुआत करती थी अपने कैलेंडर की। और इसको कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, क्योंकि मार्च जो है वो मेजर शिफ्ट है सीजनल चेंज में, जब आपका सर्दी से गर्मी आ रही है। नए साल का प्रारंभ सीजनल चेंज के साथ करना ज्यादा लॉजिकल लगता था लोगों को। अब ये जो सुधांशु जी नया लेकर आए हैं कुछ कि 7 अंबर, 8 अंबर, 9 अंबर और 10 अंबर, इस चीज का सत्य के साथ कोई भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक। अब ये कह रहे हैं ना कि कोई मुझे बता दे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का उद्गम कहां से है, तो इनका उद्गम, इनकी स्टार्टिंग वहीं से है जहां से बाकी का कैलेंडर आया है, एंशिएंट रोम से। अब चूंकि हमने कहा कि जो रोमन कैलेंडर था वो मार्च से स्टार्ट होता था, तो जब जूलियस सीजर आए तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया कैलेंडर को, और जो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां महीना हुआ करते थे वो बन गए 9वां, 10वां, 11वां, 12वां महीना। तो सितंबर का ओरिजिन आया है लैटिन वर्ड सेप्टम से, अक्टूबर का ओरिजिन आया है लैटिन वर्ड ऑक्टो से, नवंबर का ओरिजिन आया है लैटिन वर्ड नोवेम से, और दिसंबर का ओरिजिन आया है लैटिन डेसेम से। तो रोमन कैलेंडर में पहले 10 ही महीने हुआ करते थे, और जनवरी फरवरी को शुरुआत के साल में जोड़ा गया बाद में, जिससे साल में हो गए महीने 12। और बहुत लोग हो सकता है इस बात से नाराज हों, गालियां भी दे और मुझे एंटी नेशनल भी बोले, बट सैडली एज मच एज आई वांट टू बिलीव दैट ये 7 अंबर, 8 अंबर, 9 अंबर और 10 अंबर के अंग्रेजी विकृतिकरण नहीं है, इनका कोई एटाइमोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है मंथ के नेम्स के साथ में। पर यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जितनी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, और संस्कृत और लैटिन दोनों प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जिनका ओरिजिन काफी हद तक सेम माना जा सकता है। अब आप कह सकते हैं कि फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कहां से प्रकट हो गए? तो जब ब्रिटिश रूल चल रहा था भारत में, तब बहुत सारे अंग्रेजी जो वर्ड्स थे वो भारतीयों से बोले नहीं जाते थे, तो उनका विकृतीकरण हुआ, जिनको कहा जाता है इंग्लिश में लोन वर्ड्स, यानी अंग्रेजी का सिमिलर वर्ड हिंदी में आ गया। तो सितंबर बन गया सितंबर, अक्टूबर बन गया अक्टूबर, नवंबर बन गया नवंबर, और दिसंबर बन गया दिसंबर। बहुत सारे ऐसे लोन वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रेन, बस, टिकट, साइकिल, डॉक्टर, पुलिस, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, रेडियो, कैमरा, स्टेशन। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो लोन वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं, क्योंकि भाषा में शब्दों की अदला बदली चलती रहती है। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जो हिंदी से आए हैं अंग्रेजी में, जैसे जंगल, शैम्पू, पजामा, बंगलो, लूट, ठग, अवतार, चीता, बेंडाना, बाजार, चटनी, करी, बिरयानी, चाय, मसाला और पॉपडम, या जो आया है पापड़ से। तो भाषा में शब्दों की अदला बदली चलती रहती है। भाषाएं आपस में इसका बुरा नहीं लगाती, ना ही इससे कोई भाषा कमतर या श्रेष्ठ हो जाती है। हर भाषा महान है और वो महान ही रहेगी, क्योंकि वो हमें आपस में कम्युनिकेट करना सिखाती है। अगर आप सिर्फ लॉजिकल सोच ही नहीं रखना चाहते, लॉजिकल कपड़े भी पहनना चाहते हैं, लॉजिकल मग्स भी रखना चाहते हैं, तो हमारा जो मर्च है उसको जरूर चेकआउट कीजिए। कंसिडर सपोर्टिंग मी थ्रू मर्च एज वेल। आपको अगर नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे मर्च के ऑप्शन मिलेंगे। पूरी लाइनअप देखने के लिए आप कड़क मर्च में जा सकते हैं, या अगर आपको यहीं से कुछ पसंद आ रहा है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। सबसे कठिन चीज साइंस में क्या मानी जाती है? रॉकेट साइंस। लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस है? और आपको बताना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? एक यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। और वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बन ओबर्ट। और हर्बन ओबर्ट ने लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। और ये हर्बन ओबर्ट ने लिखा कहां है? इसमें कोई भारतीय इन्वॉल्व नहीं है। एक राइटर है, साइंटिस्ट, जिनका नाम था एरिक वॉन डाइकन। उनकी किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें लिखा। म्यूजिक अच्छा है, पर रील बहुत बुरी है और इसमें बहुत सारी फैक्चुअल
इनएक्यूरेसीज हैं। तो क्यों कह रहा था मैं सुधांशु जी को स्यूडो साइंस का अनऑफिशियल मिनिस्टर, क्योंकि ये हर जगह पर ऐसा ही करते हैं। कोई बड़े बड़े नाम फेंक दो, उसमें आधा सच आधा झूठ होता है। तो कुछ क्योंकि आधा सच होता है तो उसमें से कई लोग पकड़ नहीं पाते, वो कहते हैं कि आधा सच है तो पूरा भी सच होगा, क्यों ही कोई झूठ बोलेगा। तो जैसा उन्होंने कहा कि वॉन ब्राउन जो थे फादर थे मॉडर्न रॉकेट साइंस के, पार्शियली ट्रू है बट ठीक है, इट कैन बी कंसिडर्ड। जर्मन साइंटिस्ट थे, बाद में नासा में शामिल हुए और उन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई सैटर्न रॉकेट जो इंसानों को मून तक लेकर गया था उसको बनाने में। पर अब उन्होंने क्या किया, उस इंसान का डायरेक्ट नाम ना लेते हुए उन्होंने एक दूसरे इंसान का नाम लिया, ऑबर्थ, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ स्पेस फ्लाइट्स। कोई ऐसा क्रेडिबल हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं है जो ये बताता हो कि उन्होंने, ऑबर्थ साहब ने वेदों का अध्ययन किया है या रॉकेट बनाने की प्रेरणा उन्हें वेदों से मिली हो। ये जो क्लेम है वो वाइडली सर्कुलेट किया जाता है, बट इसका कोई डायरेक्ट साइटेशन उपलब्ध नहीं है। और वाइडली सर्कुलेट कैसे किया जाता है ये भी आपको पता है, इस तरह की रील्स और एक एक स्टेटमेंट की लाखों लाखों रील्स बनाकर डाल दी जाती हैं। ये क्लेम आता है नेशनलिस्टिक नैरेटिव से कि हम बताना चाहते हैं कि हम सबसे आगे थे हर चीज में। अगेन, अगर हम बताना चाहते हैं कि हम सबसे आगे थे तो हमें उसके क्रेडिबल रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। हम आगे थे नो डाउट कुछ चीज़ों में, और हमें उन चीज़ों को प्रोपेगेट करना होगा, बट अगेन बार बार जो हम बात कर रहे हैं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना वो सही नहीं होगा। इसी तरह के और भी क्लेम किए जाते हैं, जैसे नासा संस्कृत में कोड करती है, उसका भी कोई एविडेंस नहीं है। नासा ने खुद डिबंक किया है इस क्लेम को। तो आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी तक नहीं बना, ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। कोडिंग जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? आर्मन ऑबर्थ ने कभी भी वेद नहीं पढ़े, ना ही उसके लिए अपने इनक्रेडिबल नॉलेज के लिए वेदों को क्रेडिट दिया है। पर क्या उनके कोई स्पिरिचुअल बिलीफ थे? 100% उनके स्पिरिचुअल बिलीफ थे, जो अधिकतर साइंटिस्ट के हो सकते हैं। वो अपने स्पिरिचुअल बिलीफ को अलग रखते हैं, साइंस को अलग रखते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, पर उसमें वेदों का कोई जिक्र नहीं है। पर ऑबर्थ को हम उनके विचारों के लिए नहीं जानते। ऑबर्थ ने जो काम किया है साइंस की प्रगति के लिए, उसके लिए जाना जाता है। अपनी पर्सनल जिंदगी में वो ये भी मानते थे कि धरती पर एलियन आ चुके हैं, सुपर एडवांस्ड एलियन, और जो अधिकतर काम किया है वो एलियंस ने किया है, बट उस काम के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए उनको नहीं जाना जाता। और जिस किताब का जिक्र सुधांशु जी कर रहे हैं, चैरियट्स ऑफ गॉड, वॉन डेनिकन की जो बुक है, उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आर्मन ऑबर्थ ने वेदों को पढ़ा है और या वेदों से उनको प्रेरणा मिली अपने काम के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए, जिससे इंसान चंद्रमा पर गया। बट ये जरूर है कि ये जो चैरियट्स ऑफ गॉड है ये हिंदू टेक्स्ट को, हिंदू स्क्रिप्चर्स को जरूर रेफर करती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ विमानास एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि एलियंस आए थे और उन्होंने सब कुछ बना दिया। तो जितने भी मिस्टीरियस चीजें हैं दुनिया में, कि एंशिएंट एलियंस या विमानास की टेक्नोलॉजी जो महाभारत और रामायण में बताई गई है, उस सब का जिक्र किया गया है चैरियट्स ऑफ गॉड नाम की बुक में। तो किसी भी चीज को किसी से जोड़ देना, दो चीजों को बड़े बड़े नाम ले देना, ये सुधांशु जी का स्टाइल है, जिससे वो इतने बड़े बड़े क्लेम करते हैं और कई बार पकड़े नहीं जाते, क्योंकि लोग इस क्लेम को डिबंक नहीं करते, क्योंकि वो जो पहले 2-3 सेंटेंसेस हैं जिसमें उन्होंने सही से इंफॉर्मेशन दी है, वहां पर ही फंस के रह जाते हैं। और जो दूसरे लेवल का स्यूडो साइंस है या तीसरे लेवल का या आगे के लेवल्स का स्यूडो साइंस है, उसको पकड़ ही नहीं पाते। बट नॉट एनीमोर। तो चूंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो सुधांशु जी की बाकी रील्स को किसी और वीडियो में डिबंक करेंगे। इसका पार्ट 2 हम जरूर बनाएंगे, और हो सकेगा तो पार्ट 3 भी। अगर आपको भी कोई ऐसी रील दिखती है जिसमें आपको संदेह है कि इसमें सत्य बोला गया या फिर ये स्यूडो साइंस या मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो आप मुझे ज़रूर भेजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको इंस्टा ज्ञान के इन एपिसोड्स में इंक्लूड करने की। बस ये ज़रूर देख लीजिएगा कि ये कोई पहले से तो नहीं डिबंक कर दी गई, क्योंकि हम कभी भी इस सीरीज में रील्स को रिपीट नहीं करते। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। कोशिश इस वीडियो में मैंने ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में पैक की जाए, और जो भी क्लेम है उनको डायरेक्ट एविडेंसेस के साथ डिबंक किया जाए, ना कि सिर्फ बोलकर। तो इसी तरह के वीडियोस और भी आपको मिलेंगे इंस्टा ज्ञान सीरीज के बाकी एपिसोड्स में, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा इसी तरह के एक और अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर। तब तक आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बी लॉजिकल।